ये कहानी किसी सियासतदान, जर्नल या बिजनेसमैन की नहीं, ना ही ये कहानी पाकिस्तान की है। ये कहानी उस जमाने की है जब मुसलमान दुनिया के हुक्मरान थे। और ये हुक्मरानी सिर्फ ताकत नहीं, फिक्र, नजरिए, सोच और सबसे बढ़कर इंसाफ के बलबूते पर कायम थी। क्या दौर था! बगदाद सिलिकॉन वैली था, काहिरा समझे जैसे लंदन। यकीन कीजिए वो जमाना याद करके रोना आता है। लेकिन हम रफ्तार वाले ये समझते हैं कि जब तक माजी नहीं समझेंगे मुस्तकबिल नहीं संभलेगा। चलिए आपको मुसलमानों के सुनहरी दौर में लिए चलते हैं। मगर एक सेकंड, हम आपको टाइम ट्रेवल करवा रहे हैं और आप सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे? या अल्लाह हबीबी। सन 1352 हिजरत के वाक़ये को तकरीबन 753 साल गुजर चुके हैं। ट्यूनिस के सबसे बड़ी इल्मी दरसगाह जामे जैतूना तलबा से भरी हुई है। हाथों में किताबें लिए तालिबे इल्म फर्श पर नर्म गिलाफों पर बैठे हैं। मदरसे की फिजा में रोशनाई, चमड़े और ताज़ा जिल्द कराई किताबों की मिली जुली खुशबू फैली है। उस्ताद बुलंद चबूतरों पर बैठे दरस व तदरीस में मसरूफ हैं। ट्यूनिस के मशहूर आलिम दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इब्राहिम के सामने इनका सबसे ज़हीन, मेहनती और लायक शागिर्द बैठा है। ये मालिकी फिक्र के वही अबू अब्दुल्ला हैं जिन्हें इल्मी दरसगाहों के साथ शाही दरबार में भी बहुत इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। एक कम उम्र शागिर्द इनकी खिदमत में हाजिर होता है। उस्ताद मोहतरम, शाही दरबार का कासिद आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। अबू अब्दुल्ला इसे साथ लाने का इशारा करते हैं। कासिद आने का मकसद बयान करता है और रुखसत हो जाता है। अबू अब्दुल्ला के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठती है। लगता है उन्हें ऐसे ही किसी पैगाम का इंतजार था। वो सामने बैठे नौजवान की तरफ देखते हैं और खुशी भरे लहजे में कहते हैं, वक्त आ गया है कि तुम किताबों के साथ अब लोगों को भी पढ़ना सीखो। रियासत की जिम्मेदारियों में हाथ बटाओ। कल तुम्हें शाही दरबार में बुलाया गया है। आंखें और दिमाग खुला रखोगे तो इल्म की रोशनी तुम्हारी रहनुमाई करती रहेगी। उस्ताद के हुक्म पर 19-20 साल का नौजवान अगले दिन शाही दरबार में हाजिर हो जाता है। इसके लिए दरबारी दुनिया बिल्कुल नई चीज है। किसी मुलाजमत के लिए अभी ज़हनी तौर पर वो पूरी तरह तैयार नहीं। हालांकि ये ऐसे खानदान का चश्मो चराग था जिसके अफराद सल्तनत के अहम ओहदों पर फाइज रह चुके थे। लेकिन वो ये भी जानता था कि सुल्तान और बादशाहों को खुश रखना तनी रस्सी पर चलने जैसा होता है। शाही दरबार में एक अच्छा काम अगर आपको आसमान तक पहुंचा सकता है तो मामूली सी गलती भी आपको मरवा सकती है। सच तो ये था कि ये नौजवान अभी और पढ़ना चाहता था। निज़ाम कायनात के राज और इंसानी नफ्सियात की कई उलझी गुत्थियां सुलझाना चाहता था। अगर जिंदगी ने कब किसी की सुनी। और फिर जिस बंदे की महज 17 साल की उम्र में शादी हो चुकी हो, जिसे ना सिर्फ अपने खानदान की रोजी रोटी का बंदोबस्त करना हो बल्कि अपने खानदान का रिवायती मुकाम, मर्तबा और भरम भी कायम रखना हो, उसके पास वैसी भी चॉइसेस कम होती हैं। ट्यूनिस के सुल्तान अबू इसाक इब्राहिम के दरबार में उस दौर के नुमाया सरदार, रईसज़ादे, वजीर, मुशीर और दीगर दरबारी बामुलाइजा होशियार खड़े हैं। सुल्तान अबू इसाक नौजवान के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, मैंने सुना है तेरी जुबान से दानाई टपकती है, तेरे कलम से रोशनाई फूटती है। ऐसा क्यों ना हो, आखिर तुम उस खानदान के सपूत हो जो अंदलस से लेकर ट्यूनिस की गलियां जिनकी इल्म व हिकमत और शराफत की गवाह हैं। शाही खत्तो किताबत का काम आज से तुम्हारे सुपुर्द। शाही खत्तो किताबत की मुलाजमत मिलना ऐसा था जैसे बादशाह ने अपने और सल्तनत के तमाम राजो न्याज इस नौजवान के हवाले कर दिए हों। लेकिन वो इस कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश नहीं था। सुल्तान के मुंह से जब ये अल्फाज अदा हो रहे थे, वहीं पर मौजूद कुछ साजिशी जहन के वजीर और मुशीर जेरे लब सरगोशियां कर रहे थे। लो, एक और मौलवी दरबार का हिस्सा बन गया। ये इसके लिए इशारा था कि दरबार में कदम जमाना हरगिज आसान ना होगा। मगर ये लड़का
कोई रिवायती मौलवी नहीं था। उस वक्त दरबार में मौजूद सुल्तान, यहाँ तक कि खुद इस नौजवान के उस्ताद अबू अब्दुल्ला भी नहीं जानते थे कि इनका ये शागिर्द आगे चलकर क्या और कैसे कमालात दिखाने वाला है। किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि ये दरबारी कातिब आने वाले जमाने का अजीम फलसफी, तारीखदान, रियाजीदान, माशी माहिर और सबसे बढ़कर रहती दुनिया तक लोगों को साथ मिलकर रहने का ढंग सिखाएगा। एक ऐसा महाजिर जिसने मईशत नहीं, इल्म के लिए एक नहीं कई बार हिजरत की। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे अबू ज़ैद अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद बिन खल्दून अल खज़रमी मालिकी की। ये वही इब्न खल्दून है जिसका लिखा हुआ मुकदमा इब्न खल्दून एशिया से अफ्रीका और यूरोप तक अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। वही इब्न खल्दून जिसके लिखे मुकदमे को आज के जदीद और चोटी के सोशियोलॉजिस्ट इमरानियात की बाइबल जैसे खतबात से नवाजते हैं। मगर ठहरिए, ट्यूनिस का ये नौजवान तारीख का इब्न खल्दून यूं ही नहीं बन गया। ज़माने की मुसीबतें, दर बदर की ठोकरें, बार बार हिजरतें, दरबारी साजिशें, जेल की सख्तियाँ, यहाँ तक कि इल्म तहकीक की जस्तजू में इसे अपने बीवी बच्चों की भी कुर्बानी देना पड़ी। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है: मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज़ पे कोई 200-250 रुपये। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज़ रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज़ ये कि मुझ नाचीज़ से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज़ की एक कीमत होती है, और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की ज़रूरत है। इब्न खल्दून अब शाही खत्तो किताबत का काम संभाल लेते हैं। अपने हाथ से खुदूद पर सरकारी मोहरे लगाते हैं। सल्तनत के अहम मामलात में मशवरे भी देते हैं। उन्हें वजीर या मुशीर के ओहदे पर तरक्की के लिए सुलह मशवरे होने लगते हैं। लेकिन सुल्तान के दरबार में साजिशियों की भी कमी नहीं थी। एक दिन किसी इलाके से बागियों की सरगर्मियां तेज होने की इत्तलात आती हैं। इनसे निपटने के लिए इब्न खल्दून से भी मशवरा मांगा गया। ज्यादातर वजीर मुशीरों की राय है बागियों को पूरी तरह रियासती ताकत से कुचल दिया जाए, मगर इब्न खल्दून इसकी मुखालिफत करते हैं। इनके ख्याल में जो काम जुबान से हो सकता है वहाँ हथियारों का इस्तेमाल बेवकूफ़ लोग करते हैं। लेकिन कुछ टाउट किस्म के दरबारी इस राय को बुज़दिलाना सोच करार देते हुए उन्हें गद्दार करार देने की कोशिश करते हैं। सुल्तान के कान भरे जाते हैं कि इब्न खल्दून शाही मुलाजमत को एहसान नहीं मानते। वो दरबार का खाते हैं, मगर दोस्तों से कहते हैं सल्तनतों के साए में इल्म महफूज नहीं रहता। निज़ाम हुकूमत सिर्फ जात, आराम और लज्जत का मुहाफिज बन जाए तो समझो सल्तनत का जवाल करीब है। वो कहते हैं दरबारी नौकरी मेरी जाहिरी वजूद की फतह तो है, मगर बातिन की शिकस्त है। उधर इब्न खल्दून के कानों में भी एक आवाज़ आ रही है, लेकिन वो आवाज़ किसी दूसरे इंसान की नहीं बल्कि अपने दिल की है। खल्दून के बेटे, तू शाही खतूत पर मोहरे लगाने के लिए दुनिया में तो नहीं आया। ये काम तो किसी दूध पीते बच्चे का हाथ पकड़कर भी करवाया जा सकता है। जहन में अपने पहले उस्ताद, अपने वालिद मोहम्मद बिन हसन के अल्फाज गर्दिश करते रहते थे। मेरे बच्चे, दौलत के मुकाबले में इल्म के पीछे दौड़ने की रफ्तार हमेशा तेज रखना। सुल्तान का तख्त तो छिन सकता है, मगर आलिम का इल्म नहीं। देख ले, इब्न खल्दून के उस्ताद ने भी उन्हें रफ्तार बढ़ाने का मशवरा दिया था। नौकरी और मकसद की कशमकश तेज होती गई।
और फिर एक दिन ब्रेकिंग पॉइंट आ ही गया। इब्ने खल्दून के बागी नजरियात से परेशान होकर सुल्तान ने उन्हें नजरबंद कर दिया। लेकिन फिर इनके खानदानी असर रसूख पे ये पेशकश भी कर दी गई कि अगर वो ट्यूनिस छोड़कर कहीं और जाना चाहे तो उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा। इब्ने खल्दून अपनी सवाना उम्री अल तारीख बाबन खल्दून में लिखते हैं, मैं इस वक्त नौजवान था और दरबार के तकाजे और साजिशों को समझ नहीं पा रहा था। सुल्तान ने मुझ पर शक किया, हालांकि मैं तो सिर्फ इल्म का मुसाफिर था। और आखिर एक दिन वो लम्हा आ ही गया जब उन्होंने ट्यूनिस छोड़ने का फैसला कर लिया। हाय, ट्यूनिस छूट गया। 1356 ईस्वी यानी 757 हिजरी की एक सुबह इब्ने खल्दून मुख्तसर सा सामान अपने साथ लेते हैं, अपना घोड़ा तैयार करते हैं और चुपके से जानो दिल से अजीज अपने प्यारे शहर ट्यूनिस को अलविदा कह जाते हैं। ये उनकी जिंदगी की पहली हिजरत थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये तो महज इब्तिदा है, इनकी तो पूरी उम्र इसी दश्त की स्याही में गुजरने वाली है। अपना शहर छोड़ते हुए किसी दुख नहीं होता। उन्हें लगता था कि उनके दिल पर किसी ने ओहद का पहाड़ लाकर रख दिया हो। आंखें नम थी और क्यों ना होती। ये वही ट्यूनिस था जिसे वो तूनस कहते थे, वही तूनस जहां इन्होंने आंखें खोली थीं। शुमाली अफ्रीका का वही शहर जहां इनके आबाओ अजदाद बरसों पहले हिस्पानिया छोड़कर आ बसे थे। वही तूनस जहां इनके वालिद मोहम्मद बिन हसन ने इन्हें इब्तिदाई पढ़ना लिखना सिखाया था। वही तूनस जहां मदरसे से वापसी पर माँ इनका माथा चूमती और फिर शहद जैसे मीठे लहजे में कहती, मेरे बेटे इल्म हासिल करते रहना, बेशक ये दिल का नूर, रास्ते का चिराग और अकल का साथी है। वही तूनस जिसकी गलियों में वो दोस्तों के साथ खेल कूद कर जवान हुए थे। वही तूनस जहां जवानी की तहरीस पर कदम रखते ही अरब घराने की शरीफजादी इनकी पहली दुल्हन बनी थी, ताकि खुल्दून की नस्ल आगे बढ़ती रहे। वो अलग बात कि कुदरत को यह सब कुछ मंजूर ना था। इनके तमाम बीवी बच्चे एक ही झटके में मौत की आगोश में जा बसे। ये इतना बड़ा सानिया था जो उम्र भर इब्ने खल्दून की रूह को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट गया। इस पर आगे चलकर बात होगी, लेकिन सलाम है उस शख्स के चट्टान जैसे अटल और मजबूत इरादों को। उसने इस अलविया का कभी नौहा नहीं लिखा, कभी मातम नहीं किया और ना ही ये हादसा इसे अपने असली और हकीकी मकसद से हटा सका। मकसद एक ही था कि आने वाली नस्लों को बताया जाए कि सल्तनतें उरूज और ज़वाल से क्यों और कैसे गुजरती है, तारीख कैसे लिखी जाती है, बादशाहों की मदह सराई, कसीदा ख्वानी और हकीकी तारीख में क्या फ़र्क होता है। ये इब्ने खल्दून ही थे जिन्होंने दुनिया के पहले माशी माहिर की हैसियत से बताया कि मजबूत मईशत कैसे बनती है और किसी मजबूत रियासत के लिए ताकतवर मईशत क्यों जरूरी है। चीजें महंगी और सस्ती होने की वजूहात क्या हैं, तलब और रसद किस बला का नाम है। ये इब्ने खल्दून ही थे जिन्होंने पहली बार बताया कि चीजों की कीमतों के तायुन में मजदूरी और मेहनत का कितना किरदार होता है। मसनूआत साजी के लिए मुकाबले का रुझान कितना जरूरी है ताकि खूब से खूब तर मसनूआत मार्केट में आ सके। टैक्स जमा करने और लगाने का तरीकेकार क्या होना चाहिए ताकि बादशाहते आवाम की नजरों में अपना वकार और मुकाम बनाए रखें। ट्यूनिस को अलविदा कहने वाले इब्ने खल्दून की मंजिल थी उस वक्त का जाना पहचाना जिंदगी से भरपूर शहर मराकश, जहां बनो मरीन की बादशाहत कायम थी, जिन्हें अल मरीनी सल्तनत के नाम से याद किया जाता है। मरीनी सुल्तान अबू अन्नान एक नर्म मिजाज, सुलझा हुआ और संजीदा हुक्मरान था, मगर इसके इर्द गिर्द तरह तरह के साजिशों का इतना हुजूम था कि इसके लिए मुखलिस और मफाद परस्त साथियों के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल हो जाता था। अबू अन्नान ने कातिब और मुशीर के ओहदे पर तैनात कर दिया। बज़ाहिर ये एक अजनबी बाशिंदे के लिए बड़ी कामयाबी थी, मगर कुछ अरसे बाद ही इब्ने खल्दून के गिर्द यहाँ भी घेरा तंग होने लगा। मुकामी वजीर और मुशीरों की सल्तनत पर गिरफ्त खासी मजबूत थी। अरबी कहावत है, सच्ची बात कड़वी होती है, ख्वाह वो मोती ही क्यों ना हो। इब्ने खल्दून वही बात करते थे जिसे वो सच और हक समझते थे, मगर क्या कीजिए कि दरबारों में सच ऐसी दो धारी तलवार है जिसका एक रुख हमेशा सच बोलने वाले की तरफ होता है।
मराकश में भी दरबारी पूरी तरह हरकत में थे। सुल्तान किसी खुली अदालत या इल्जामात की तहकीक का तकल्लुफ करने के बजाय सीधा जेल में डाल देता है। इब्न खल्दून मगर घबराए नहीं। इनके अपने अल्फाज हैं, इंसान और कौमें तजुर्बात से सीखती हैं, और कैद का ये तजुर्बा इब्न खल्दून को जिंदगी की नई हकीकतों से आशना कर रहा था। असीरी उन्हें वो कुछ दिखा और समझा रही थी जिस पर हुक्मरानी की चमक दमक अक्सर पर्दे डाल देती है। इब्न खल्दून जेल में पड़े थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि एक दिन सच सामने आकर रहेगा। बादशाह अपने अमल पर शर्मिंदा होगा, मगर इब्न खल्दून के अंदाजे गलत साबित हुए। शाही फितरत और शाही ज़मीर में नदामत या पछतावे का दखल कम ही होता है। जेल में डालकर बादशाह उन्हें भूल गया। हाँ, मगर तकदीर इन पर पूरी तरह निगाह रखी हुई थी। इब्न खल्दून को जेल की सलाखों के पीछे अब 21 माह हो चुके थे। मराकश में अचानक बड़ी तब्दीली आती है। सुल्तान अबू अन्नान का इंतकाल हो जाता है। कहा यह जाता है कि उन्हें उनके वजीर ने कत्ल कराया था। नया सुल्तान तख्त पर बैठता है। वो जानता था कि एक सियासी मुदब्बिर और आलिम बेवजह जेल की सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है। वो आते ही रिहाई का हुक्म देता है। यकीनन इब्न खल्दून के लिए असीरी के लम्हात बड़े तकलीफ दे थे, मगर कैद की ये जिंदगी इब्न खल्दून को इल्म की जुस्तजू और तलाश के ऐसे रास्ते की तरफ ले गई जिसके लिए ये दुनिया इनकी हमेशा एहसानमंद रहेगी। इनके कलम से इल्म, फिक्र और शऊर के ऐसे चश्मे फूटे जिससे आज बिला रंग व नस्ल और मजहब पूरी इंसानियत यकसा सैराब हो रही है। सिर्फ यही नहीं, इब्न खल्दून वो पहले मुसलमान स्कॉलर है जिन्होंने मुस्लिम मुफक्किरीन, फलसफियों और मुसलमान आलिमों के बारे में मगरिब के रिवायती बल्कि तंग नजरी पर मबनी तस्वुरात पदर डाले। I studied economics in college when I was young, and I learned there about a man named Ibn Khaldun who lived 1200 years ago in Egypt. And 1200 years ago he said in the beginning of the empire the rates were low, the tax rates were low, but the revenue was great. He said in the end of the empire, when the empire was collapsing, the rates were great and the revenue was low. मराकश के जेल से रिहा होते ही इब्न खल्दून ने सोचा कि अब इनके लिए यहाँ रुकना हरगिज मुनासिब नहीं, कहीं और ठिकाना करना चाहिए। वो जानते थे कि एक और ऐसा अजीमुशान शहर मौजूद है जहाँ इनकी कदर करने वाले ज़रूर मिलेंगे, और ये था हिस्पानिया का मारूफ, तहजीब याफ्ता, मुसलमानों की अजमत, उरूज और कामयाबी का निशान समझा जाने वाला शहर गरनाता। ये दुरुस्त था कि सियासी तौर पर हालात इस्पानिया में भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। स्पेन के बेशतर शहरों पर ईसाई फौजों की यलगार जारी थी, मगर अब तक भी गरनाता के मुसलमान हुक्मरानों के लहू में कुछ न कुछ ईमान और गैरत की हरारत मौजूद थी। वो अभी मज़ामत और दुश्मन को ललकारने की सकत रखते थे। इब्न खल्दून गरनाता पहुंचते हैं और तवक्को से ज्यादा इनका शानदार इस्तकबाल किया जाता है। उन्हें दिलो जान से खुशामदीद कहा जाता है। उस वक्त गरनाता में बनो नसर का खानदान तख्त पर बैठा था। बादशाह मोहम्मद पंजुम ने उन्हें मरहबा कहा। गरनाता का सुल्तान इब्न खल्दून की जहानत, दानाई, सियासी और शाही मामलात में वसी तजुर्बे को जानता था। मोहम्मद पंजुम अपने दरबार में फखरी अंदाज में इब्न खल्दून का तारुफ करवाता है। इब्न खल्दून की गरनाता में आमद को पूरे हिस्पानिया के लिए एक एजाज करार देता है। फिर ऐलान करता है कि इब्न खल्दून आज से इनके मुशीर खास होंगे। गरनाता में इब्न खल्दून की दोस्ती मशहूर वजीर लिसानुद्दीन बिन अल खतीब से हो जाती है। दोनों के दरमियान इल्मी बातें होती रहती हैं। शुरू में तो अल खतीब इब्न खल्दून का गर्विदा हो जाता है, या कम से कम इब्न खल्दून के सामने वो जाहिर ऐसा ही करता है। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान फासले पैदा होने लगते हैं। अल खतीब में पेशा वाराना हसद के जज्बात जन्म लेते हैं, और इसकी वजह है बादशाह मोहम्मद पंजुम का इब्न खल्दून की तरफ वाज़े झुकाव। अगर कोई मशवरा मांगा जाता तो बादशाह की निगाहें इब्न खल्दून के चेहरे की तरफ होती। कई बार ऐसा होता बादशाह अपना वजन अल खतीब के बजाय इब्न खल्दून के पल्ले में डाल देता। दोस्ती कितनी भी अच्छी हो, लेकिन इसके लिए अपना ओहदा, अपना वकार, अपना स्टेटस
कौन कुर्बान करता है। इस इख्तलाफ की एक और वजह यह भी थी कि इब्ने खल्दून लिसानुद्दीन के मजहबी ख्यालात से शदीद इख्तलाफ रखते थे। लिसानुद्दीन अल खतीब दरअसल वहदतुल वजूद फलसफे का बड़ा हामी था। दोनों में कशमकश चल रही थी कि गरनाता के सुल्तान ने इब्ने खल्दून को शुमाली अफ्रीका के शहर कश्ताला अव्वल में ईसाई बादशाह पतरस के दरबार में सफीर बनाकर भेज दिया। मोहम्मद पंजुम दरअसल ईसाई बादशाह से गरनाता के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता था ताकि अपनी सिफारती ताकत बढ़ाई जा सके। ये काम इब्ने खल्दून ने बहुत अच्छे तरीके से किया। पतरस ने इब्ने खल्दून से अरबी जुबान में गुफ्तगू की। इब्ने खल्दून ने यहाँ शानदार तरीके से सिफारती जिम्मेदारियां निभाई। कहते हैं पतरस अव्वल ने एक दिन इब्ने खल्दून से ये तक कहा था, अगर तुम हमारे दीन में होते तो मैं तुम्हें अपना वजीर आजम बना देता। इब्ने खल्दून कश्ताला में सिफारती जिम्मेदारियां निभा रहे थे, उधर गरनाता में उनके खिलाफ साजिशों का बाजार गर्म था, जिनमें इब्नुल खतीब पेश था। गरनाता से आने वाले खतूत बता रहे थे कि हालात तेजी से बदल रहे हैं। साजिशों का जहर अपना पूरा असर दिखा चुका था। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अकलमंदाना फैसलों को अपने अंदर समाने के लिए मोहम्मद पंजुम का ये दरबार भी तंग साबित होने लगा है। शायद इब्नुल खतीब या मोहम्मद पंजुम का इब्ने खल्दून से सलूक मुख्तलिफ होता अगर वो जान लेते कि आने वाला जमाना तो इस शख्स को अजमत की मसनद पर बैठाने वाला है। सन 1365 ईस्वी का एक दिन, हवा में खिजा की हल्की सी ठंडक है। तुलुए सुबह की लाली अंदलूसिया को आहिस्ता आहिस्ता अपनी गोद में ले रही है। गरनाता के करीब एक टीले पर इब्ने खल्दून अपने खच्चर के करीब खड़े हैं। स्याह चोगे में मलबूस उनका गोरा रंग कुछ और भी निखरा हुआ है। हाथ में सफ़र की छड़ी है, पानी की छागल, कुछ किताबों के अधूरे मुसव्वदे और 2 जोड़े कपड़े। ये इनकी कुल कायनात है। अब खुदा जाने कि ये इनका फ़कीराना मिजाज था या हालात इस नहज पर आ गए थे कि आला ओहदों पर फाइज रहने वाला शख्स उस वक्त एक आम सा दरवेश मुसाफिर लग रहा था। वो खुद लिखते हैं कि जब सल्तनत की मईशत कमज़ोर हो जाती है तो थोड़ा सा माल ही लोगों का कुल सरमाया रह जाता है। इब्ने खल्दून गहरी सांस लेते हैं, फिर गरनाता से मुखातिब होते हुए कहते हैं, ए गरनाता, मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। जो हो सका मैंने तेरे लिए किया। मैंने यहाँ दोस्तियाँ बनाई, ना चाहते हुए दुश्मनियाँ भी कमाई। तुम वो शहर हो जिसने साल 11 ईस्वी यानी 92 हिजरी में मुसलमानों को खुशामदीद कहा। मेरे आबा व अजदाद भी फातह अंदलुस तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर के साथ शुमाली अफ्रीका से यहाँ चले आए। उन्हें तुम बेहद पसंद आए थे, मगर उनकी किस्मत गरनाता के बजाय उन्हें अशबेलिया ले गई। उन्हें अहले अशबेलिया जानते हैं। मेरे ख़ानदान ने इल्म, फ़िक्र और सियासत के मैदान में अपना बड़ा नाम कमाया, मगर हालात ने फिर पलटा खाया। गरनाता की ज़मीन गवाह रहना अपने आबाओ अजदाद की तरह मेरी दिली आरज़ू थी कि मैं भी तेरी खाक का हिस्सा बन जाऊँ, लेकिन नहीं। शायद इस अरबुल नस्ल अफ्रीकी के नसीब में अलजायर की सहराई मट्टी ही नसीब है। और फिर अपने खच्चर को एरिया मार कर चलने का इशारा करते हैं। हल्के से लब हिलते हैं, अलविदा गरनाता, अलविदा गरनाता, अलविदा गरनाता। किस्मत का खेल देखे इब्ने खल्दून को गरनाता से बेदखल करने वाला लिसानुद्दीन अल खतीब भी गरनाता से निकाला गया और इसे मराकिश जाकर पनाह लेना पड़ी, जहां इस पर कुफरिया ख्यालात फैलाने का इल्जाम लगा और इसे कत्ल कर दिया गया। अल खतीब के कत्ल पर कुछ लोगों ने इब्ने खल्दून के किरदार पर भी उंगलियां उठाई कि वो एक अदीब और दानिश्वर के कत्ल पर खामोश तमाशाई बने रहे। इब्ने खल्दून हमेशा इस मामले पर खामोश रहे। इतना जरूर कहा कि अल खतीब से इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, बस इल्मी इख्तिलाफ था। इब्ने खल्दून ने इस बार मगरबी अलजायर की मुसलमान बर्बर रियासत बजाया में मुकद्दर आजमाने का फैसला किया था।
जिसके हुक्मरान अबू अब्दुल्ला मोहम्मद हफ्सी थे। बजाया में मालिकी फिका राइज थी और इब्ने खल्दून मालिकी फिका ही के उस्ताद माने जाते थे। हुक्मरान अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने खल्दून की सलाहियतों से इतना मुतासिर हुआ कि उन्हें अपना सबसे बड़ा वजीर बना दिया, जिसे आज की जुबान में वजीर आजम कहा जाता है। ये इनकी सियासी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर था, मगर हैरान कुन तौर पर इब्ने खल्दून का दिल अब सियासत से उचाट होने लगा था। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो नस्ल इंसानी के काम आ सके। शाही महफिलों और अंजुमने वक्त का ज़िया महसूस होती थी। एक दिन उन्होंने वही किया जिस पर दिल मजबूर कर रहा था। इस बार वो किसी पुरसकून जगह, किसी खैमे या ऐसे खामोश ठिकाने की तलाश में थे जहां हुकूमती बखेरों और दरबारी खींचातानी जैसी परेशान करने वाली कोई चीज़ ना हो, जहां वो अपने ख्यालात पूरी यकसुई के साथ तरतीब दे सके। वो ख्यालात जिन्होंने बरसों से इनके अंदर हलचल मचा रखी थी, और इन्हें जल्द ही ऐसा आइडियल ठिकाना मिल गया। वज़ारत उज़्मा को खुदा हाफिज कहने के बाद इब्ने खल्दून सन 1375 में बजाया शहर से दूर दराज के मुकाम किला इब्ने सलामा में गोशानशीन हो गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने वज़ारत उज़्मा छोड़ी नहीं थी, बल्कि सुल्तान इनसे खफा हो गया था। मामला जो भी हो, इब्ने खल्दून इब्ने सलामा के किले में मुकीम हो गए। अब इब्ने खल्दून थे और इनके ख्यालात। अब इनका कलम वो कुछ लिख रहा था जिसकी रोशनाई सदियों तक कायम रहने वाली थी। किला इब्ने सलामा शहर से खासा दूर था। लोग सहराई जिंदगी गुजारते थे। यहाँ के कबाइल ने इनका दिलो जान से खैर मकदम किया। अपनी सवाने उम्री में इब्ने खल्दून ने यहाँ के कबाइल को मेहमान नवाज और खुले दिल वाले लोग कहकर याद किया है। इब्ने खल्दून इस किले में तकरीबन 4 साल रहे और यहीं पर उन्होंने अपनी शोहरे आफाक तसनीफ अल मुकद्दमा तहरीर की, जिसने उन्हें तारीख में अमर कर दिया। इब्ने खल्दून 1382 ईस्वी में एक बार फिर अलजायर छोड़ने का फैसला करते हैं। शायद मुकद्दमा लिखकर इनका एक बड़ा मकसद पूरा हो गया था। इस बार वो उस शहर की तरफ जा रहे थे जो बाजारों, हम्मामों, मुसाफिर खानों और इल्मी महफिलों का शहर कहलाता था। अरबी फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, तारीख़ और मंतक के उलूम का मरकज़ जाना जाता था। इस शहर को अंदलूसी, मगरबी, तुर्क, शामी, हबशी और मिस्री अक़वाम का खूबसूरत गुलदस्ता कहा जाता था। मदरसों और मस्जिदों का एक महकता गुलिस्तान, जिसे 1000 मीनारों का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्र के शहर काहिरा की, जिसे आज भी दुनिया का कदीम तरीन और तहजीबों का शहर होने का एजाज़ हासिल है। जहाँ इन दिनों जामे अल अज़हर, जामे उमरो बिन अल-आस और जामे सुल्तान हसन जैसी आला दरसगाहें तलबा से दिन रात भरी रहती थी। ममलूक ख़ानदान तख्त पर बैठा था। यहाँ भी इब्ने खल्दून को खुशामदीद कहा जाता है। उनके इल्म व फजल के मुताबिक सुल्तान मलिक ज़ाहिर बरकूक ने उन्हें काज़ी उल क़ज़ा यानी चीफ जस्टिस के मनसब पर तैनात कर दिया। इब्ने खल्दून काजी की जिम्मेदारियां निभाने लग जाते हैं, मगर साथ ही जब भी वक्त मिलता है वो जामे अल अज़हर के तलबा और उस्ताद के साथ तालीमी सरगर्मियों का भी हिस्सा बनते हैं। अब इस बात का तज़किरा कि दुनिया हैरतों का घर है। कब कौन किससे टकरा जाए आप कुछ नहीं कह सकते। इब्ने खल्दून ने कभी सोचा तक ना होगा कि कभी उनका वास्ता अपने वक्त के सबसे चालाक, होशियार, अजीम फाते से भी पड़ सकता है। 1401 ईस्वी का साल, खत्ते में एक ऐसा शख्स आंधी तूफान की तरह आता है कि ममलूक हुक्मरानों की नींदें हराम हो जाती हैं। किसी को समझ नहीं आता इस गैर मुतवक्का आफत से कैसे निपटा जाए। सुलह मशवरे के बाद इब्ने खल्दून की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का फैसला होता है। हुआ ये कि शाम का शहर दमिश्क, जो ममलूक ख़ानदान की सल्तनत का अहम हिस्सा था, तैमूर लंग के नरगे में आ गया। तैमूर लंग ने शहर का मुहासरा कर लिया था और वो शहर की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार बैठा था। सियासी तजुर्बाकारी और सिफारतकारी का तजुर्बा रखने वाले इब्ने खल्दून को ममलूक सल्तनत का नुमाइंदा बनाकर दमिश्क भेजा जाता है। इब्ने खल्दून के मुताबिक दमिश्क के बाहर खैमे में
इब्न खल्दून और तैमूर लंग से इनकी बराह रास्त कई मुलाकातें हुई, मगर वो किसी तरह दमिश्क से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं था। अपनी खुद नोश्त में तैमूर लंग से मुलाकात के बारे में इब्न खल्दून लिखते हैं, दमिश्क में एक छोटे से खैमे में मुझे बैठाया गया, फिर तैमूर खुद आया। वो दरमियाने कद का तुर्कमानी शख्स था, चेहरे पर गुरूर मगर आंखों में तजस्सुस भरा हुआ। मैंने इसे अपनी किताब मुकदमा पेश की। इसने मेरी दरख्वास्त पर दमिश्क के लोगों को कुछ शर्तों पर रियायतें दे दी, मगर वो ऐसा आदमी था जो खून रेजी से नहीं डरता था, लेकिन इल्म और दनाई को सराहता भी था। तैमूर ने खुद को चंगेज खान के खानदान से मंसूब किया, मगर इसका ये दावा तारीख और नस्ली लिहाज से दुरुस्त साबित नहीं था। इब्न खल्दून कहते हैं कि मैंने इसके शजरे पर सवालात उठाए, क्योंकि इसकी नस्ल चुगताइयों या तुगलकों से तो मिलती है, मगर चंगेजी खून इसमें साबित नहीं होता। इसके दावे में जज्बात ज़्यादा और तारीखी शवाहिद बहुत कम थे। मैंने इसे हकायक बताने की कोशिश की, मगर जब देखा कि वो अपनी बात पर अड़ा है तो उसे इसके हाल पर छोड़ दिया। इब्न खल्दून के ख्याल में तैमूर लंग का खुद को चंगेजी नस्ल साबित करना एक सियासी चाल थी, ताकि खित्ते में मुगल सल्तनत की धाक बैठाई जा सके। रुखसत होते वक्त इसने मुझे सवारी दी और तहाइफ भी दिए। मेरी किताब मुकदमा के बारे में कहने लगा, ये अजीब किताब है, तुमने एक नई राह निकाली है। और अब इब्न खल्दून की जिंदगी का वो दुख जिसे वो तकदीर का फैसला समझकर बर्दाश्त तो कर गए, लेकिन इसकी तकलीफ आखिरी सांस तक इनके साथ रही। इब्न खल्दून मिस्र को तैमूर लंग की तबाही और बर्बादी से तो बचाने में कामयाब रहे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि काहिरा में एक दिल दहला देने वाली खबर इनकी मुंतज़िर है। एक ऐसी इत्तला जिसने इनकी जिंदगी को बेरंग और बिल्कुल बेमज़ा करके रख दिया। ब्लैक डेथ कहलाई जाने वाली ताउन की वबा इब्न खल्दून के तमाम बीवी बच्चों को एक साथ निगल चुकी थी। अपनी खुदनोश तल तारीफ बाबन खल्दून में वो इस दुख और अलमे का इजहार करते हुए लिखते हैं, जब मैं काहिरा में वापस पहुंचा तो मेरे दिल पर गम के पहाड़ टूट पड़े। अल्लाह ने मेरे घर वालों को अपने पास बुला लिया था। मेरी बीवी और बच्चे जो मुझे दिल से अजीज थे, सब ताउन की नजर हो चुके थे। बेशक तकदीर की इस चोट ने उन्हें अंदर से चूर चूर कर दिया था, लेकिन ये बंदा फिर भी टूटा नहीं। वो जिंदगी को अपने अंदाज और ढंग से जीता रहा। इब्न खल्दून के दिल में ख्वाहिश की एक चिंगारी बरसों से सुलग रही थी, जो कभी मध्यम पड़ जाती तो कभी इसकी तपिश से इब्न खल्दून का वजूद दहकने लगता। लेकिन जिंदगी इसकी फुर्सत नहीं दे रही थी। दिल अरसे से बैतुल्लाह की दहलीज पर पेशानी टेकने के लिए बेताब था। कभी इन्हें ख्वाबों में काबा के साए नजर आते, तो कभी वो खुद को तवाफ करते हुए देखते। कभी आबे जमजम की मिठास से लब तर होते महसूस करते, तो कभी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों के सामने आ जाता। आखिर एक दिन उन्होंने सुल्तान अल ज़ाहिर बरकूक से दिल की कैफियत बयान कर दी। और ऐसा कैसे हो सकता था, वक्त का चीफ जस्टिस दरख्वास्त करे और बादशाह रद्द कर दे, और वो भी हज बैतुल्लाह की दरख्वास्त। सन 1387 ईस्वी इब्न खल्दून चंद साथियों के साथ हिजाज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में इबादतें, रियाज़तें और साथियों से इल्मी बहसें भी चलती रहती हैं। और फिर मक्का मुकर्रमा में एक आलिम, एक फ़लसफ़ी, एक काजी की ज़ुबान पर हाजिर हूँ ए रब, मैं हाजिर हूँ की सदाएं बुलंद होने लगती हैं। अपनी किताब में इब्न खल्दून ने ज़ाती इबादत का जिक्र नहीं किया, बस हज करने का जिक्र किया। शायद वो इबादत और रियाजतों को बंदे और खुदा के दरमियान का मामला समझते थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक तारीखदान, फ़की और अदीब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो और दिल की बातें किए बगैर वापस लौट जाए। और कुछ नहीं तो इब्न खल्दून ने अपना तारुफ तो कराया होगा। ये तो कहा होगा या रसूल अल्लाह, ये तो कहा होगा या रसूल अल्लाह, मैं उसी यमनी कबीले बनो गंदा का फ़र्द हूँ जो इस्लाम से पहले यमन के इलाके हज़र मौत में रहता था। जब मक्का फतह हुआ तो दीगर मुल्कों की तरह यमन से काफ़िले इस्लाम कबूल करने जौक दर जौक मदीने की तरफ आ रहे थे। हमारे कबीले का सरदार अल अशद बिन कैस भी 9 हिजरी में अपने साथी के साथ आग की खिदमत में हाजिर हुआ था।
या रसूल अल्लाह, आपने बड़ी मोहब्बत से इसके लिए चादर बिछाई थी और फरमाया था मरहबा बा शरीफ कौमा, मरहबा। या रसूल अल्लाह, मेरी हैसियत तो एक तिनके और गली के पत्थर से भी कम है, मगर मुझे इस पर नाज है कि मैं यमनी सहाबी हज़रत वाइल बिन हजर की नस्ल से हूँ। है अल्लाह के रसूल, वही वाइल बिन हजर जिनके साथ आपने खुसूसी शफ़क़त फरमाई थी। आपने वाइल बिन हजर को इब्नुल मलूक यानी बादशाहों का बेटा कहकर पुकारा था। यकीनन इब्न खल्दून ने दिल ही दिल में ये भी कहा होगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने बड़े बड़े शाही दरबार देखे, महलात देखे, मकबरे देखे, लेकिन आपके रोज़े के सामने ये सारे मट्टी के ढेले हैं। इब्न खल्दून हज से वापसी पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं। लिखने लिखाने का काम भी जारी रहता है। हालांकि अब इनकी सेहत ज्यादा मुशक्कत की इजाजत नहीं दे रही थी। ऐसा कई बार हुआ कि उन्होंने चाहा अदालती जिम्मेदारियों से बड़ी हो जाएं, मगर बादशाह की जानिब से काम जारी रखने की दरख्वास्त आ जाती। इब्न खल्दून की उम्र अब 73 बरस हो चुकी है। बुढ़ापा पूरी तरह गालिब आ गया है। ज्यादातर नकाहत तारी रहने लगी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई बड़ा मर्ज लाहक नहीं। अब वो ज्यादा मुराकबे, तन्हाई और तसव्वुफ की तरफ माइल हैं। उन्हें लगता था कि दुनिया छोड़ने का वक्त करीब आ रहा है, मगर सीने में एक इत्मीनान ज़रूर था कि वो अपने पीछे वो सब कुछ छोड़ कर जा रहे हैं जो आने वाली नस्ल के बहुत काम आएगा। इनके अपने अल्फाज हैं, दुनियावी खुशी आर्जी है और हर शय अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। सिर्फ वो बाकी है जो हक और अकल पर मबनी हो। छब्बीस रमज़ान 808 हिजरी की रात इब्न खल्दून अपने हुजरे में मौजूद हैं। चंद करीबी शागिर्द इनकी खिदमत में हाजिर हैं। इब्न खल्दून पर नकाहत की वजह से बार बार बेहोशी की कैफियत तारी हो रही है। शागिर्द तबीब बुलाने की दरख्वास्त करते हैं, मगर इब्न खल्दून मना कर देते हैं। दिमाग के पर्दे पर जिंदगी किसी फिल्म की तरह चल रही है। एक मंजर कभी नुमाया होता है, फिर दूसरा इसकी जगह ले लेता है। कभी ख्याल गुजरता है कि मैंने बादशाहों के दरबार देखे, बड़े बड़े ओहदों पर बैठा, मगर बेइत्मीनानी ने दामन पकड़े रखा। कोई शक नहीं कि इल्म का तख्त सबसे अजीम और सुकून की जगह है। फिर अपने लिखे अल्फाज दोहराते हैं, अगर कोई मेरे बारे में जानना चाहे कि मैं कौन हूं, तो मुकदमे में जो कुछ मैंने लिखा वही मेरा सच है। काहिरा की मसाजिद में सुबह की अज़ानें गूंजने लगती है। रोज़ेदार मसाजिद की तरफ भाग रहे हैं। इब्न खल्दून का चाहने वाला एक शागिर्द इनके सिरहाने बैठा सूरह यासीन की तिलावत में मसरूफ़ है। एक तरफ हुजरे में रखे दिए की लौ बुझ रही है और दूसरी तरफ मिस्र के चीफ जस्टिस का चिराग आखिरी दमों पर है। दिन चढ़ते ही काहिरा की मसाजिद में इब्न खल्दून के इंतकाल की खबर पहुंचने लगती है। 27 मई 1332 ईस्वी यकुम रमज़ान 732 हिजरी में पैदा होने वाले इब्न खल्दून की मौत के लिए भी तकदीर ने रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने का ही इंतखाब किया। जनाजे में जामिउल अज़हर और दीगर मदारिस के असातिज़ा, सैकड़ों तलबा, हुकूमती ओहदेदार और आम लोग शरीक होते हैं। काहिरा की मशहूर जगह बाबुल नसर के करीब वाक़े तारीखी कब्रिस्तान में इब्न खल्दून की तदफीन की जाती है। इब्न खल्दून की मौत को आज 7 सदियां होने वाली हैं। वक्त ने इनकी कब्र का निशान तक मिटा दिया, मगर ये वक्त इब्न खल्दून को ना मिटा सका। आप सोचें कि अगर आज इब्न खल्दून का मकबरा होता तो इस पर क्या लिखा होना चाहिए था? तारीखदान, कानूनदान, सियासी रहनुमा, मईशतदान या फिर बाबाए इमरानियात? हमारा ख्याल है इनमें से कुछ भी नहीं। इतना ही काफी था, मैं इब्न खल्दून हूं। इब्न खल्दून को इंतकाल किए बरसों गुजर गए, लेकिन किसी ने इस बड़े जहन के इंसान के काम पर नजर डालने की जहमत ही गवारा नहीं की।
जिन लोगों ने उन्हें पढ़ने का तकल्लुफ किया वो भी उन्हें बस सरसरी या मजहब के मखसूस चश्मे ही से देखते रहे। ज्यादातर ने इब्ने खल्दून को आम शाही नौकर की तरह समझा जो रोजी रोटी के लिए बादशाहों की खिदमत गुजारी और फर्मा बरदारी में सियासी समझौते करता रहा। इसमें इब्ने खल्दून के दुश्मनों या हासिदीन का कसूर नहीं, ये जुर्म इनके अपनों ने किया, जिसमें मुसलमान स्कॉलर्स, मुहक्किकीन, मुफक्किरीन, बल्कि बादशाह और सलातीन सब शामिल रहे। देखा जाए तो ये ज्यादती सिर्फ इब्ने खल्दून के साथ ही नहीं हुई, बल्कि हर उस शख्स के साथ की गई जिसके सीने में इल्म की प्यास और दुनिया को गहराई से जानने और समझने की जुस्तजू होती है। वो तो भला हो मगरबी स्कॉलर्स का, जिन्होंने 19वीं सदी में इल्म और हिकमत का ये अजीम खजाना, जो नादिर नायाब मोतियों और लालो जवाहिर से भी ज्यादा कीमती था, अपनी कोशिशों से ढूंढ निकाला। बल्कि ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि उन्होंने सदियों पहले से मिस्र के कब्रिस्तान में दफन ऐसे शख्स को दुनिया के सामने ला खड़ा किया जिसकी कब्र के निशान तक मिट चुके हैं। अठारह से 1868 के दरमियान फ्रांसीसी शख्स ने इब्ने खल्दून के मुकदमे का अरबी से फ्रांसीसी में मुकम्मल तर्जुमा किया। इसके बाद कई यूरोपियन स्कॉलर्स ने इब्ने खल्दून की किताब के तर्जुमे मजीद आसान जुबान में किए। खास तौर पर अरबी जुबान के माहिर समझे जाने वाले जर्मन स्कॉलर फ्रांज रॉनथाल ने सन 1958 में मुकदमे का कुछ इस सादगी और वकार के साथ तर्जुमा किया जिसने इब्ने खल्दून को दुनिया के लिए समझना बिल्कुल आसान बना दिया। रोज रिथाल के अल्फाज हैं, इब्ने खल्दून की सोच और फिक्र अपने वक्त से बहुत आगे की चीज थी। मौजूदा दौर के अमेरिकी स्कॉलर एरन मैकडॉनल्ड के मुताबिक कार्ल मार्क्स की तरह इब्ने खल्दून के ख्यालात भी बहुत गहरे हैं। मुकदमा इब्ने खल्दून की जैसे जैसे दीगर जुबानों में तर्जुमे आम होने लगे, लोगों की आंखें खुलती गईं कि मईशत और सोसाइटी से मुतालिक जो ख्यालात आज के जदीद मुसन्निफ पेश कर रहे हैं, ये काम तो इब्ने खल्दून 600 साल पहले करके जा चुके हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि इब्ने खल्दून ने अपने नज़रियात को मजहब की हुदूद में रहकर पेश किया, मगर मगरबी स्कॉलर मजहब से फासले पर रहे, बल्कि यूँ कहे करीब भी नहीं गए। लेकिन इसके बावजूद इनके अपनों ने इन पर तनकीद के तीर बरसाए, इन पर रैशनलिस्ट या अकल परस्त होने और दीन से दूरी के इल्ज़ामात आयद किए गए। ये भी कहा गया कि इब्ने खल्दून दरअसल रूहानी और बातनी इल्म की गहराई को ठीक तरह से समझ ही नहीं सके। और कुछ मुसलमान उलमा तो ऐसे थे जिन्होंने इब्ने खल्दून के नज़रियात को खुदा और तकदीर के फैसले को कमज़ोर करने वाली सोच तक करार दिया। मारूफ इस्लामी स्कॉलर हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं कि इब्ने खल्दून बाज़ मशहूर रिवायतों के खिलाफ हो जाते थे। यही वजह है कि अपने दौर में अहले मिस्र में वो ज़्यादा मकबूल नहीं थे। मगर ठहरे, डॉक्टर अल्लामा इकबाल इससे इत्तेफाक नहीं करते। अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि इब्ने खल्दून का मुकदमा अगर गौर व फिक्र से पढ़ा जाए तो इसमें कुरान की रूह झलकती है। एक और जगह फरमाते हैं कि इमैनुएल कांट और एमिल डर्कहाइम को सोशियोलॉजी का बानी समझा जाता है, जबकि इब्ने खल्दून इस मैदान में इन दोनों से 5 सदी पहले काम करके जा चुके थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अल्लामा इकबाल की मशहूर तरीन नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा में इब्ने खल्दून के ख्यालात झलकते हैं। कि हम ही एक तेरे मार का आ रहा हूँ, खुशकियों में कभी लड़ते, कभी दरियाओं में, ती अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए।